करो भाई शुरू। मार्गरेट वाला सवाल, इसमें लिखा हुआ था कि पेज नंबर 278 पे, मार्गरेट एक जर्मन नेशनल है जो कि टेक्निकल मैनेजर है फाइजा केमिकल्स में। 1 अक्टूबर 2010 को वो 2 साल के लिए पाकिस्तान आई है। तो जो बंदा 3 साल से कम के लिए पाकिस्तान आया और फॉरेन सोर्स इनकम कमाए और पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया हो, तो सॉरी कोई बात मैं गलत तो नहीं बोल दी। जो बंदा 3 साल से कम के लिए पाकिस्तान में आए और सैलरी कमाने आए और रेजिडेंट बनने की वाहिद वजह ये हो कि उसने सैलरी कमाना है, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम माफ हो जाएगी अगर पाकिस्तान में ना लाए। शी वॉज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग 2012। शी कंडक्टेड 3 वर्कशॉप्स। एक इसने लाहौर में किया है। भाई पाकिस्तान सोर्स इनकम माफ किसी सूरत में नहीं है। पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है। आगे तफसीलात मेरे लिए इरेलीवेंट है। पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है, तफसीलात इरेलीवेंट है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं। पेपर में तो सारी बातें पढ़ेंगे। वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिच, ये और म्यूनिच और दुबई, ये दोनों बाहर के मुल्क में हैं। तो ये जो बाहर के मुल्क में पैसे हैं, ये इसके बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हुए हैं जो म्यूनिच के अंदर है। इसका मतलब है ये फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन ये वाली फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि पैसे कहाँ आए हैं? पाकिस्तान में। चैप्टर 22, दिस एक्ट में भी कॉल्ड सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अभी से आप रोजाना सेल टैक्स याद कर लें तो 25 से 30 नंबर का सवाल, 30 नंबर का सवाल पेपर में आ जाता है। तो 30 नंबर अगर आप यहाँ से सिक्योर कर लें और पहले 3 चैप्टर्स में से 10 नंबर ले लें आप, तो फिर भी अभी गेम आउट नहीं हुई। इसलिए इस चैप्टर को कम से कम 7 से याद कर लीजिएगा। दिस एक्ट में भी कॉल्ड सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में क्या क्या आता है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मुल्क का मेन लॉ। मुल्क के मेन लॉ के मुताबिक क्या क्या आता है टेरिटरीज में? Provinces of Balochistan, NWFP Punjab Sindh and Islamabad Capital Territory. Keeping in view, sales tax is applicable to whole of the Pakistan. टैक्स पीरियड, यहाँ हर महीने की रिटर्न जमा करवाई जाती है, यहाँ साल की रिटर्न जमा नहीं कराई जाती। टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। 1 महीना होगा या ऐसा अरसा जो बोर्ड स्पेसिफाई कर दे। 1 महीने से वो ज्यादा भी हो सकता है। और बोर्ड कैसे बताएगा? विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज। इन चार्ज का मतलब है जो इस वक्त पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं, इन चार्ज जो इस वक्त मौजूद हैं। और इसमें रिटर्न जमा करवाने का तरीका ये होगा कि ये चल रहा है आपका फरवरी का महीना, तो ये तारीख होगी 15 मार्च। तो फरवरी के महीने की रिटर्न आप जमा करवाएंगे, बोले कब? 15 मार्च को देना। तो फरवरी के महीने की रिटर्न आप 15 मार्च को जमा करवाएंगे। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न इज द 15th ऑफ द मंथ। 15 तारीख होगी रिटर्न जमा करवाने की तारीख। फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स मंथ, फॉलोइंग द, अच्छा व्हाट इज द एंड ऑफ द टैक्स मंथ? 28 फरवरी। व्हाट इज द एंड ऑफ द टैक्स मंथ? 28 फरवरी के बाद 15 दिन गिने, 15 मार्च। तो 28 फरवरी की रिटर्न किस दिन जमा करवाई जाएगी? 15 मार्च को। तो ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न इज 15th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स मंथ। तो टैक्स मंथ एंड होने के बाद जो 15 दिन गुजरेंगे तो फिर फरवरी की रिटर्न जमा करवा दी जाएगी। और अदर डेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, ये इस लॉ में ना बड़ा लफ्ज यूज होगा, यानी बोर्ड अगर चाहे कुछ और कर दे। and different dates may be specified for furnishing of different parts of annexures of return. annexures क्या होते हैं? परचेज का एनेक्जर, सेल का एनेक्जर, इंपोर्ट्स का एनेक्जर, ये आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। and different dates may be specified for furnishing of different parts of annexures of return. रिटर्न के जो एनेक्जर्स हैं उनके पार्ट्स कर दिए जाते हैं। परचेज में भी परचेज कई किस्म की होती है, पंजाब से परचेज की, सिंध से परचेज की, तो एनेक्जर्स के पार्ट्स कर दिए जाते हैं। वो पार्ट्स अगर हुकूमत चाहे तो वो भी 15 को जमा कराने हैं या वो स्पेसिफाइड डेट्स को जमा करवाने हैं, वो डेट्स इसने यहाँ नहीं लिखी। अगर वो भी हमने पेपर में पूछ ले तो हम कह देंगे बस स्पेसिफाइड डेट्स को जमा करवाने हैं। वैसे जनरल रूल क्या है? रिटर्न कब जमा करवानी है? हर महीने के गुजरने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर 15th डे तक जमा करवानी है। 15 डे से पहले भी जमा करवा सकते हैं। अच्छा, ये इनपुट आउटपुट की डिस्कशन शायद हम कल करें या अभी देख लेंगे, टाइम जैसे आज चला। फिलहाल ना आप जंप करके आ जाएं पेज 440 पे। पेज 440 पे मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस की डेफिनेशन हमने चैप्टर 6 के अंदर पढ़ ली हुई है
और जो चैप्टर 6 के अंदर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस की डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन यहाँ भी चल रही है, ये वाली, एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल सिंगली और इन कॉम्बिनेशन और प्रोसेस ऑफ, वही वाली डेफिनेशन यहाँ भी चल रही है। बहरहाल इसको नजर मार लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक आर्टिकल सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स, जैसे शीशे पे काम किया तो सिंगली काम किया और नया शीशा बन गया, ये शीशे पे, लोहे पे, टायर पे काम किया तो गाड़ी बन गई। इन विच एन आर्टिकल सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल, इससे बिल्कुल नई चीज बन जाए और अ प्रोडक्ट। या फिर कोई चीज को ऐसे बदला जाए, जैसे मैंने शीशे की मिसाल दी है, ऐसे बदला जाए कि वो देखने के काम आ जाए, ऐसे बदला जाए कि वो गाड़ी में लगाने के काम आ जाए, ऐसे बदला जाए कि वो बटवे में डालने के काम आ जाए, और सो चेंज्ड, सो ट्रांसफॉर्म्ड और सो reshaped that it becomes capable of being put to use differently, कि इसका इस्तेमाल बदल जाए। and includes any process incidental or ancillary, incidental और ancillary मैंने आपको बता दिया था। incidental होते हैं जरूरी, ancillary होते हैं मेन काम नहीं, सब्सिडरी। प्रोसेस की मिसाल, अब होंडा का एक गाड़ी के लिए टायर भी हम खुद बनाएंगे, गाड़ी के लिए टायर बनाना। अब गाड़ी के लिए टायर बनाना, आमतौर पे तो होंडा वाले वैसे टायर बाहर से खरीदते हैं, कुछ जनरल टायर से खरीद लिए, किसी से खरीद लिए, लेकिन अगर होंडा वाले खुद ही गाड़ी के लिए टायर बनाने लग जाएं तो क्या कहेंगे, हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एंशिलरी है और सब्सिडरी है। एंशिलरी क्या मतलब, जरूरी है, इसके बगैर गाड़ी बन नहीं सकती, और सब्सिडरी इंसिडेंटल, इंसिडेंटल से मुराद जरूरी है और एंशिलरी से मुराद सब्सिडरी है, यानी मेन काम नहीं है हमारा। एंड इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इncidental, पेज 440, incidental or ancillary to the completion of a manufactured product। और प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इंग्रेविंग, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है बड़ी बड़ी, जहां अखबारों की प्रिंटिंग हो रही होती है, कार्ड्स की प्रिंटिंग हो रही होती है, इनको भी इसने क्या कह दिया, मैन्युफैक्चर, चीजें बनाना। प्रोसेस एंड ऑपरेशंस ऑफ असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, बोतलों को बोतलों में डालना, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर, दैट ऑल फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। पेज 440, रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल। रिटेल प्राइस का कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं मैं थर्ड शेड्यूल के माने में यूज करने लगा हूं। थर्ड शेड्यूल है पेज नंबर 460, 460। फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम, आइसक्रीम, टी, वाटर, बेवरेजेस, स्कॉशेस, सिगरेट्स, टॉयलेट सोप, शैम्पू, मिल्क ड्रिंक, पाउडर ड्रिंक, टॉयलेट पेपर, स्पाइसेस सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, सीमेंट इन रिटेल पैकिंग, शू पॉलिश एंड शू क्रीम, मिनरल बॉटल वाटर, अदर हाउस होल्ड एंड स्पेसिफाइड आइटम। इन आइटम में से अगर कोई आपको समझ नहीं आया तो कोई समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आपने याद नहीं करने, इनको आपने याद नहीं करना। अच्छा, ये जो थर्ड शेड्यूल के आइटम्स हैं, ये कुछ आइटम्स हैं जिनके बारे में लॉ मेकर ये कहता है कि इनको मैंने ना पाकिस्तान में अलग से डील करना है। आपने कभी देखा एसी के ऊपर, एसी के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ देखा कि एसी के डब्बे के बाहर लिखा हो लाख जमा 17,000 इज इक्वल टू 1,17,000, यानी लाख रुपए का एसी है, 17,000 सेल्स टैक्स है, तो 1,17,000। कभी एसी के डब्बे पे किसी ने लिखा हुआ देखा हो तो हाथ खड़ा कर दे। अच्छा, कभी किसी ने गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ देखा हो, सर आसिफ कहते हैं जी मैंने 30 लाख वाली गाड़ी ली है होंडा एटलस कार से, 5,10,000, 17%, 5,10,000 बनेगा, 17% बना इतना, तो 35,10,000। कभी किसी ने गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ देखा, कहीं किसी ने हाथ खड़ा करके गाड़ी पे लिखा हुआ देखा? अच्छा, पाकिस्तान में ना सेल्स के एतबार से चीजें दो किस्म की हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके मुंह पे सेल्स टैक्स लिखा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनके बिल पे सेल्स टैक्स लिखा होता है। दोनों ही सेल्स टैक्स है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही सेल्स टैक्स। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके मुंह पे सेल्स टैक्स लिखा होता है, वो हैं ये वाली चीजें। आप टूथपेस्ट खरीद लें, शेविंग क्रीम खरीद लें, साथ वाले के पास मिनरल वाटर की बोतल पड़ी हुई है, वो आप चेक कर लें। अभी इस वक्त मेरे हाथ में टिश्यू पेपर का डब्बा है, इस लिस्ट में टिश्यू पेपर भी आ रहा है, ये लिखा हुआ है ₹102 जमा सेल्स टैक्स रुपीज इतने। तो ये जो टिश्यू पेपर का डब्बा इस लिस्ट के अंदर हमें नजर आ रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें मोहतरम ऐसी हैं पाकिस्तान में कि आप इनमें से कोई भी चीज आज बाय कर ले, बल्कि मेजर चीजें आपके घर पर पड़ी होंगी, तो इनके मुंह पे, चाहे तो सबके घर पड़ी होगी, इनके मुंह के ऊपर आप देख लें कि सेल्स टैक्स की अमाउंट लिखी होती है। लेकिन गाड़ी खरीद लें, एसी खरीद लें, ये कैमरा है, कैमरा खरीद लें, व्हाइट बोर्ड खरीद लें, इनके मुंह के ऊपर या इनके डब्बे के बाहर भी सेल्स टैक्स की अमाउंट वो कहां लिखी होती है? फिर बिल के ऊपर लिखी होती है। क्लियर? तो ये 17, 19, 20 चीजें लॉ मेकर ने अलग रखी हैं। छोटे छोटे दुकानदार बेच रहे होते हैं, असल में ये लोग सेल्स टैक्स लगाते नहीं थे, इसलिए लॉ मेकर ने इन चीजों के मुंह के ऊपर कहा लिख दिया करो आप क्या, सेल्स टैक्स की अमाउंट। तो ये जो 20 चीजें हैं इनको हम कहा करेंगे थर्ड शेड्यूल की चीजें। तो आज के बाद कोई पूछे थर्ड शेड्यूल की चीजों और बाकियों में क्या फर्क है, तो वो सादा सा फर्क है। आपने कहना मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने नहीं बताना। अच्छा, रिटेल प्राइस, तो सेल्स थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे क्या लिखा होगा?
सेल्स टैक्स फेस के ऊपर लिखा होगा, हर डब्बे के ऊपर, ईच आर्टिकल के ऊपर। हत्या के 10 रुपए वाला टिश्यू का पैक भी ले लेंगे उस पर भी लिखा होगा। लेकिन जो दूसरी चीजें थर्ड शेड्यूल के अलावा वाली, वो तो वैसे हजारों चीजें होंगी। थर्ड शेड्यूल में तो 20 चीजें लिखी हुई है ना, इसके अलावा तो हजारों चीजें हैं पाकिस्तान में। उनके मुंह के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लिखा होगा, बल्कि उनके बिल के ऊपर लिखा होगा। रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल मीन द प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर। अच्छा, ये प्राइस मैन्युफैक्चरर ने फिक्स किया, रोज पेटल ने, ये प्राइस दुकानदार ने फिक्स नहीं की। हाँ, दुकानदार बाद में ऊपर स्टिकर लगा देता है, वो उसकी मर्जी होती है। हम उसे कहते हैं हम वो प्राइस नहीं पे करेंगे, तुमने स्टिकर क्यों लगाया ऊपर? तो ये दुकानदार, याद रखेंगे, प्राइस कौन फिक्स करता है? मैन्युफैक्चरर। रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल मींस द प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर। भाई सेल्स टैक्स में मैं कोई ऐसा सवाल नहीं लूंगा जो प्रैक्टिकल नेचर का हो, ऑनलाइन ग्रुप्स के लिए मैं बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं फलां चीज दुकान से खरीदने गया, उसमें तो आपने पढ़ाया था क्लास में ये होगा, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था। मोहतरम, सेल्स टैक्स के बैकएंड पे और बड़े सर्कुलर्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और बड़ी नोटिफिकेशन है हुकूमत की जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए कोई भी चीज जो आपको पढ़ाई जाएगी वो जनरल पेपर के एतबार से पढ़ाई जाएगी, ना कि कोई प्रैक्टिकल आप उसको एक्सपोजर करें। तो कोई प्रैक्टिकल नेचर का सवाल नहीं लिया जाएगा। रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल मींस प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स including all duties and taxes other than sales tax, including all duties and taxes other than sales tax, sales tax के अलावा जितनी भी ड्यूटीज और टैक्सेस हो। अच्छा जी मोहतरम, मिसाल के तौर पे यार ये क्या मतलब है इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस? मिसाल के तौर पे आप जो है वो कहते हैं कि जी मैं वॉल्स हूँ, मैं दीवारें हूँ, नहीं सॉरी, मैं वॉल्स बनाता हूँ, मैं वॉल्स आइसक्रीम बनाता हूँ, मैं वॉल्स आइसक्रीम जो बनाते हैं लोग, मैं उस कंपनी का ओनर हूं। अब हुआ क्या कि आपने वॉल्स आइसक्रीम का रॉ मटेरियल खरीदा 120 रुपए का। 120 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद के जब आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो इंपोर्ट करते हुए कस्टम वालों ने कहा मोहतरम कस्टम ड्यूटी पे करें, यानी जब चीजें इंपोर्ट करते हैं आप तो कस्टम ड्यूटी एक लफ्ज है वो पे करना पड़ता है, वो भी कोई टैक्स होता है। उनके कहने पे आपने 30 रुपए ड्यूटी पे कर दी, पता नहीं इसका रेट क्या था। आपको आइसक्रीम का रॉ मटेरियल पड़ा 150 रुपए का। तो रॉ मटेरियल हो सकता है आपने इंपोर्ट किया हो बाहर के मुल्क से, कोई भी रीजन हो सकती है। अच्छा, आपने इसमें डाला प्रॉफिट, आपने इसमें डाला प्रॉफिट, आपने कहा यार 150 रुपए का तो मुझे पड़ा है, अब मैं 50 रुपए का इसमें प्रॉफिट डालता हूं, और प्रॉफिट डाल के आपने 200 रुपए का आइसक्रीम का डब्बा बेच दिया। हाँ, बीच में मैं ये भी डाल सकता था लेबर का इतना खर्चा आया और फैक्ट्री का इतने खर्चे आए, मैं भी मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने सोचा मैं 50 रुपए का प्रॉफिट डालूं और 200 रुपए का बेचता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कस्टमर पे आपने 17% टैक्स लगाना है, तो 200 पे आपने 17% टैक्स लगाया, तो जवाब आ गया 34। अब कस्टमर को आप कितने की चीज बेचेंगे? 234 की। इस 234 को कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस, लेकिन ये लफ्ज हमारे लॉ में, हमारे सिलेबस में नहीं है। कंज्यूमर प्राइस यानी मैंने और आपने 234 रुपए देने हैं, लेकिन इस लफ्ज को कहा जाता है रिटेल प्राइस। रेट किस पे लगता है, कंज्यूमर प्राइस पे या रिटेल प्राइस पे? तो आपको पेपर में 200 दिया होगा, आपने 200 पे क्या करना है, 17% लगा देना। जब आप 200 पे 17% लगाएंगे यू विल गेट 34। और अगर खुदा ना खास्ता कभी पेपर में कह दे कि आपको मैं 234 वाली फिगर दे रहा हूं, यानी कह दे मैं सेल्स टैक्स डाल के फिगर दे रहा हूं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने 234 को पकड़ना है, 117 से डिवाइड करना है और 17 से मल्टीप्लाई करना है। चेक करके देख लें बेशक, 234 को पकड़ के, क्योंकि इसमें तो 17% डला हुआ है, इसमें डला हुआ है, तो ये फिगर 117 पे पड़ी हुई है, इस पे जरा 17 लगा के चेक करें, जवाब आ रहा है 34। कितनी आसान कैलकुलेशन है। 234 में सेल्स टैक्स डला हुआ है, 200 में सेल्स टैक्स डला हुआ है, डला हुआ है, बोले डला हुआ है, 200 में सेल्स टैक्स डाला तो कितना आ गया 234। 234 में सेल्स टैक्स से 17% डला हुआ है, इसका मतलब है ये फिगर शूट अप करके कितने परसेंट पे पहुंच चुकी है। ना ना, इस तरह नहीं सोचना कि 100 और 83, ये बिल्कुल गलत बात होगी कि 100 और 83 आप सोचें कि 100 में से 17 माइनस करें 83 नहीं, ये बिल्कुल गलत ब्लंडर हो जाएगा कोई पेपर में। अब जरा चेक करें कैलकुलेशन, जवाब 34 अगर आ रहे तो फिर ठीक है मेरी कैलकुलेशन। 234 को डिवाइड करें 117 पे, मल्टीप्लाई करें 17 से। आमतौर पर तो पेपर में क्या होगा, 200 के ऊपर ही 17% लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई डब्बा ऐसा हमें मिल जाए, कोई डब्बा ऐसा मिल जाए जिसमें मैं आपसे सब कुछ छुपा लूं और सब कुछ छुपा के आपको कहूं ये 120 रुपए है, ये 120 रुपए का डब्बा है, आपने 120 रुपए देने हैं। अब 120 रुपए का ये डब्बा है, तो 120 को अगर आप डिवाइड करेंगे 117 से, और क्योंकि 120 रुपए इस डब्बे पे वो प्राइस लिखी हुई है जो मैंने आपने देनी है, अगर 120 रुपए को डिवाइड करेंगे 117 से, मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो क्या जवाब आ रहा है 17.4। ये देख लें 17.44 इस पे लिखा हुआ है, 17.44 इस पे सेल्स टैक्स। तो इसलिए मोहतरम सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आमतौर पे तो पेपर में हमें 17% ही लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर कभी पेपर में कह दे मैं सेल्स टैक्स डाल के अमाउंट दे रहा हूं, तो फिर उसमें से सेल्स टैक्स कैसे निकालना पड़ेगा, बोले डिवाइडेड बाय 117 और मल्टीप्लाइड बाय 17। ये कैलकुलेशन मुश्किल तो नहीं लगी? चलिए नोट करें ना जल्दी, हद होगी। अच्छा, वैसे रिटेल प्राइस क्या है? रिटेल प्राइस 200 रुपए, 200 रुपए रिटेल प्राइस का लफ्ज याद रखना है। रिटेल प्राइस क्या है? 200 रुपए। और कंज्यूमर प्राइस क्या है जिसपे मुझे आपको चीज बिकनी है? 234। ये मिसाल ना नोट करनी है ताकि आपको याद रहे, इसी तरह की मिसाल एक और करनी है, इसको आप अच्छे खूबसूरत से नोट कीजिएगा ताकि ये बात याद रहे कि आपने बुक में लिखी हुई है।
ओके चलें जी, कर लिया नोट। ₹100 की 120 रुपए की चीज बाहर से मुल्क से मंगवाई, कस्टमर वालों को पे किया 30 रुपए, प्रॉफिट कमाना है 50 रुपए, 200 की चीज सोचा था बेचेंगे, इमरान खान ने कहा 200 की नहीं बेचनी, 234 की बेचें। ओके क्या मैं कह सकता हूं इट इंक्लूड सेल्स टैक्स? आप भी दुकान पे अक्सर जाते हैं, उससे पूछते हैं कि यार सेल्स टैक्स डाल के बताओ मैं होटल का बिल कितना बनता है, मैंने खाना खाया। डज इट इंक्लूड सेल्स टैक्स? इज इट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स? इसमें सेल्स टैक्स शामिल? इट एक्सक्लूड सेल्स टैक्स एंड इट इंक्लूड सेल्स टैक्स। अच्छा रिटेल प्राइस की डेफिनेशन क्या है यार? रिटेल प्राइस मीन्स द प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर प्राइस फिक्स करता है इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन, ये जरा लफ्ज ना देखें, आप समझ आ रहे हैं आपको? रिटेल प्राइस इंक्लूड ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। डन। दोबारा देखें, रिटेल प्राइस इंक्लूड all duties and taxes except सेल्स टैक्स ने डाला होता तो रिटेल प्राइस का लफ्ज लॉ मेकर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा है? सेल्स टैक्स डाल के जो हम पैसे पे करते हैं उनके लिए यूज करे, या सेल्स टैक्स डालने से पहले वाली प्राइस के लिए यूज कर रहा है? तो रिटेल प्राइस का मतलब अगर आ जाए पेपर में तो याद रखिएगा ये वो प्राइस होगी जो सेल्स टैक्स डाले बगैर है, और ये वो प्राइस है जिसपे कोई ब्रांड या आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू जनरल पब्लिक। मैंने माना जनरल पब्लिक को 200 को नहीं बेचा जाता, जनरल पब्लिक को पता है उसके बाद इसमें सेल्स टैक्स डालना है, लेकिन जनरल पब्लिक को रिटेल प्राइस की मद में कितने पैसे लिए जाएंगे? 200। अच्छा ये अब दूसरी बात पाकिस्तान में हो नहीं रही, लेकिन अगर कभी खुदा ना खासा हो जाए तो फिर लॉ मेकर कहते हैं मैं क्या करूंगा? पता चले एक आइसक्रीम का डब्बा लाहौर में बिक रहा है 200 रुपए का, और वही आइसक्रीम का डब्बा कराची में बिक रहा है 220 का। अब एज्यूम किया जाएगा कि लाहौर वाले डब्बे भी 220, तो लॉ मेकर ये पसंद करे कि आप रिटेल प्राइस पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही फिक्स करो। लेकिन अगर कोई बंदा दो नंबरी करे कि लाहौर में यही आइसक्रीम 220 रुपए की बेच रहा हो, 200 की बेच रहा हो, रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूं, लाहौर में यही 200 की बेच रहा हो और कराची में यही 220 की बेच रहा हो, तो एज्यूम किया जाएगा लाहौर में और कराची में कितने की बेची? 200, और आप 17% लाहौर वाली सेल पे भी कितने % लगेगा? 220 वाली पे। डन। वेयर मोर देन वन प्राइस इज फिक्स्ड फॉर सेम ब्रांड। ऐसा होता नहीं है वैसे, वेयर देयर मोर देन वन प्राइस इज फिक्स्ड फॉर सेम ब्रांड, हाईएस्ट प्राइस विल बी टेकन एज रिटेल प्राइस। द बोर्ड में स्पेसिफाई एरियाज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाईएस्ट रिटेल प्राइस। तो मिसाल के तौर पे मैंने कराची एग्जांपल दी, तो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा वो एरियाज जिनकी रिटेल प्राइस उसकी नजर में क्या है? हाईएस्ट है। 5AB कौन सी इंडस्ट्री जी? कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। अच्छा कॉटेज क्या होती है? छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री? छोटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ईच का क्या मतलब है? सारी की सारी। वैसे तो सी के आखिर में एंड लगा हुआ है, वहां से भी क्लियर हो रहा है। छोटी सी इंडस्ट्री कौन है यार? 4 बातें मैं याद कर लें। जिसके पास बिजली का कनेक्शन या इंडस्ट्रियल गैस का कनेक्शन ना हो। नंबर 2 यानी लोगों को हाथ से काम करते हैं लोग, या इस किस्म का समझ लें। जो रेजिडेंशियल इलाके में हो, जो कहां हो? रेजिडेंशियल इलाके में, जिसके नंबर ऑफ वर्कर 10 से कम हो और जिसकी साल की सेल 10 मिलियन से कम हो। 1 करोड़ का बनता है। तो 4 शराइत बता दें ज़बानी। अब इंग्लिश बोला करें ना। डज नॉट हैव इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन, इट इज लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया एंड डज नॉट हैव अ लेबर मोर देन 10 तक हो सकती है। डज नॉट हैव अ सेल मोर देन एनुअल सेल फ्रॉम ऑल सप्लाईज। ऑल सप्लाई मींस हर किस्म की सेल, जितनी भी सेल कर रहा है। डज नॉट एक्सीड। इस इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा? इसको आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से कंपेयर नहीं करना जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। इस तरह वहां भी 10 एम्प्लॉइज या 20 एम्प्लॉइज लिखा हुआ था बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और भाई वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन थी। ये किस लॉ की डेफिनेशन है? सेल्स टैक्स की डेफिनेशन। तो सेल्स टैक्स वालों की नजर में जो इदारा 4 शराइत पूरी कर दे और मैन्युफैक्चरर हो, उसे क्या कहा जाएगा? कॉटेज इंडस्ट्री। ओपन मार्केट प्राइस क्या है? जिसको बाजार खुला हो तो चीज की कीमत मींस द कंसिडरेशन इन मनी व्हिच दैट सेल
और अ सिमिलर सेल वुड जनरली फेच इन एन ओपन मार्केट। दैट सेल और सिमिलर सेल की मिसाल, अब मिसाल के तौर पे एक दुकानदार है, वो कहता है कि यार मैंने पूरा साल ना ब्लैक मार्कर बेचे हैं। अब लॉ मेकर कहता है चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन अब ब्लैक मार्कर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ब्लैक मार्कर तो आजकल मार्केट में शॉर्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट हुए हैं। तो तुम्हारे मार्कर की प्राइस में ब्लू मार्कर मार्केट में अवेलेबल है, उससे लगा लेता हूं। इसको कहते हैं सिमिलर सप्लाई। क्या कहते हैं? सिमिलर सप्लाई। अब ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर में क्या क्या चीजें कॉमन है, ये जरा देखिएगा। सिमिलर सप्लाई, सिमिलर मार्कर यानी सिमिलर सप्लाई। सप्लाई ना सेल होती है, सप्लाई ये नहीं कि सप लेके आई, ये नहीं, सप्लाई, सप्लाई सेल होती है। ठीक है, पंजाबी थोड़ी समझ आती? नहीं, सप लेके आई नहीं समझ आया, सांप लेकर आई। अच्छा सप्लाई सप्लाई in relation to open market price of goods means supply open market goods sorry similar supply in relation to open market price of good means any other supply। इसके लिए ये मार्कर any other supply है, इसके लिए ये मार्कर सिमिलर है या सेम है? सिमिलर है, मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम नहीं है। इट इज अ सप्लाई, मिलती जुलती सप्लाई। मींस एनी अदर सप्लाई ऑफ गुड्स which closely or substantially resembles। closely means 100% resemble करे, substantially means 90-95% resemble करे। which closely or substantially resembles। characteristics दोनों लिखते हैं। क्वांटिटी, ये भी मैंने हाथ में एक पकड़ा हुआ है, ये भी हाथ में एक पकड़ा हुआ है, ये नहीं कि ये ब्लू मार्कर दो हाथ में पकड़ के इसकी प्राइस से कंपेयर करूं, दोनों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी हुई है। कंपोनेंट्स, दोनों के अंदर प्लास्टिक यूज हुआ है, ये नहीं कि ये सोने का बना हुआ है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है। एंड मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स एक ही चीज होती है, अंदर क्या सामान इस्तेमाल हुआ है। ऑफ द अफोरमेंशन्ड गुड। अफोरमेंशन्ड गुड से यहां क्या मुराद है? ब्लैक मार्कर। अफोरमेंशन्ड जिनका जिक्र हो रहा है, इन रिलेशन टू ओपन मींस एनी अदर सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी अदर सप्लाई। अदर सप्लाई से क्या मुराद है? ब्लू मार्कर। ब्लू मार्कर देखिए, मैं ब्लू मार्कर भी ब्लैक में लिख रहा हूं। अच्छा जी, ब्लू मार्कर। तो सिमिलर सप्लाई क्या होती है जी? सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट मींस द ब्लू मार्कर which closely or substantially resembles the characteristics, quantity and materials of the black marker। aforementioned goods का मतलब है जिनका जिक्र करना चाह रहे हैं हम, इससे पहले जिनका जिक्र हुआ। aforementioned goods। ओपन मार्केट प्राइस क्या होती है? अब पढ़े ओपन मार्केट प्राइस क्या होती है। ओपन मार्केट प्राइस द कंसिडरेशन इन मनी which that marker, लिखे ना, which that marker, मार्कर 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 मार मार के सुबह का बच्चों को इधर बिठाया हुआ, तू इतनी लेट आया। ओपन मार्केट प्राइस मींस द कंसिडरेशन इन मनी which that marker, और हम मिलता जुलता मार्कर, साथ वाले की तरह देखिए, मार्कर means consideration in money which that marker, और ऊंची ऊंची घर में बोलना है which that marker और a similar marker would generally fetch in open market। यानी कि बाजार में ले जाएं, जो प्राइस इसकी लगेगी वो प्राइस। अच्छा जी, नेक्स्ट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन लड़के तो चेन नहीं पहनते ना, मैं आजकल के लड़कों की बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूं। अच्छा वाला अल्लाह ने मर्द बनाया हुआ है। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन क्या होती है जी? इंपोर्टर चीजें इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करके किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को। आपने इंजन इंपोर्ट किए, आपने होंडा को दे दिया, और ये आगे होलसेलर या डीलर को देते हैं। गाड़ियों में तो वैसे होलसेलर नहीं होते, गाड़ियों के केस में तो डीलर होते हैं। तो ये आगे होलसेलर डीलर को देते हैं, वो लोग आगे रिटेलर को देते हैं, और वो लोग आगे कस्टमर को देते हैं, मुझे आपको। तो ये पूरी चेन है, सप्लाई चेन। ऐसे सप्लाई जाती है, ऐसे चीजें डिलीवर होती हैं। सबसे पहले इंपोर्टर चीजें मंगवाता है, वो मंगवा के मैन्युफैक्चरर को देता है, जैसे रॉयल फैन को दे दी। रॉयल फैन इंजमाम से कहता है कि भाई आपके पास कोई गोदाम है? इंजमाम कहते हैं हाँ मेरे पास गोदाम है। कहते हैं मेरे पास क्रिकेट स्टेडियम जितना गोदाम है, मैंने क्रिकेट स्टेडियम के बाहर दीवारें लगा दी हैं, मेरे पास बहुत बड़ा गोदाम है। उस गोदाम में आप सामान रख लो हमारा, और फिर होल सेल करो। फिर दुकानदारों को 50-50, 60-60, 100-100 पंखे तुमसे लेने आएंगे, तुम बेचो। तो मैन्युफैक्चरर यानी कि पेप्सी वाले डायरेक्ट दुकानों पे जाके बोतलें सप्लाई नहीं करते, इन्होंने बीच में डीलर रखे होते हैं, जो बड़े बड़े पेप्सी के डाले आपको जाते हुए नजर आ रहे होते हैं, वो डीलर हैं या होलसेलर हैं। वो पेप्सी वालों से खरीदते हैं चीजें और फिर आगे किनको बेचते हैं? रिटेलर को, और रिटेलर कस्टमर को बेचता है। इट इज ऑल कॉल्ड एज सप्लाई चेन। लेकिन इसमें जो मैं डेफिनेशन पढ़ने लगा उसमें किसी का जिक्र नहीं है, उसमें पहले बंदे का जिक्र है और आखिरी का जिक्र है, उसमें बीच वालों का जिक्र नहीं किया उसने। लेकिन चेन हमें तो पता होनी चाहिए कि गोल्ड की है या। अच्छा, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। इसमें से अभी तक हमने मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन पढ़ी है बस। जा रहे सप्लाई चेन। चलें जी, ऑनलाइन के बड़े फायदे हैं, रिवाइंड कर ले। अच्छा जी, सप्लाई चेन मींस अ सीरीज ऑफ बिटवीन बायर्स एंड फ्रॉम द स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज और इंपोर्ट टू द स्टेज ऑफ फाइनल सेल। फर्स्ट परचेज किसने की है? ट्राई करो, बोलो इंपोर्टर। ओके, फर्स्ट परचेज किसने की है? इंपोर्टर ने। और अल्टीमेटली सेल किसको की है? फाइनल सप्लाई टू कंज्यूमर।
अच्छा, इस चैप्टर में सप्लाई का लफ्ज अगर कभी आपको परेशान करे ना, तो सप्लाई से मुराद आपने सेल ले लेना है। अगर सप्लाई का लफ्ज से कभी चीज समझ ना आ रही हो, किसी किसी जगह ना लफ्ज लिखा होगा सप्लाई रिसीव्ड, वो फिर सेल नहीं होगा, वो परचेज होगा। सप्लाई रिसीव्ड, वैसे सप्लाई का लफ्ज क्या होगा? सेल। लेकिन अगर लिखा हो सप्लाई रिसीव्ड तो फिर वो परचेज होंगी। लें जी, जबरदस्त डेफिनेशन आ गई भाई। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, ये कौन सा बंदा है जी? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, ये वो बंदा जो चीजें बना के बेच रहा है। अच्छा, पेपर के अंदर ना ये डेफिनेशन आती है, बच्चे मिक्स कर देते हैं। ये है मैन्युफैक्चरर और ये है मैन्युफैक्चर, और ये कौन है? चरर। तो चरर पूछ के आए तो चर नहीं लिखना, और चर पूछ के आए तो चरर नहीं लिखना। कौन सा चरर जी? अभी हम पढ़ने लगे हैं मैन्युफैक्ट वाला चरर पढ़ने लगे हैं। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर मींस अ पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली और नॉट। ये सुजुकी वाले ना एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और होंडा कार्स वाले एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। सुजुकी वाले सारी गाड़ियां जो है पाकिस्तान में ही बना के बेच रहे हैं, और जो होंडा कार्स वाले हैं वो होंडा एकॉर्ड बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं और मंगवा के बेचते हैं, लेकिन सिटी और सिविक पाकिस्तान में बनाते हैं। तो एक्सक्लूसिवली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बना रहे हैं बस। लेकिन और नॉट का मतलब है बना भी रहे हैं और खरीद के भी बेच रहे हैं। कई मैन्युफैक्चरर ऐसा करते हैं, जो चीज इनको लगता है पाकिस्तान में बनानी महंगी पड़ेगी, तो वो चीज फिर बाहर के मुल्क से एज इट इज मंगवा लेते हैं और मंगवा के लोगों को बेच देते हैं। तो कौन बंदा अपने आप को कहेगा मैं एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं? जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और नॉट का मतलब क्या है? कोई जरूरी नहीं हो कि साथ मैन्युफैक्चरिंग के साथ कुछ और ना कर रहा हूं। तो होंडा कहेगा आई एम नॉट एक्सक्लूसिवली डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, और सुजुकी वाले कहेंगे आई एम एक्सक्लूसिवली डूइंग मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको समझ आ जाएगा कि होंडा वाले कभी कभी खरीद के भी बेच देते हैं चीजें, लेकिन आमतौर पर बना के बेचते हैं। लेकिन सुजुकी वाले सिर्फ बना के बेचते हैं। तो कहते हैं मैन्युफैक्चरर मेरी नजर में दोनों ही है, जो कभी कभी बना के बेच रहे हैं वो भी, और जो हमेशा बना के बेच रहे हैं वो भी, दोनों मेरी नजर में मैन्युफैक्चरर है। और बना क्या रहे हैं? इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वेदर द रॉ मटेरियल इज ओन्ड बाय हिम और नॉट। ये जरूरी भी नहीं होता आप रॉ मटेरियल ओन कर रहे हो अपना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे होंडा कार्स के पास जो है वो आया है मिसाल के तौर पे लोहा, तो होंडा कार्स ने लोहा जो है इंजमामुल हक को दे दिया कि इंजमाम आप इस लोहे को मोल्ड करके दे दें, हमने गाड़ियों पे लगाना है। अब रॉ मटेरियल किसने मंगवाया? होंडा ने। लोहा किसने खरीदा? होंडा ने। थोड़ी देर के लिए हैंडओवर किसको कर दिया? इंजमाम को, कि आप अपनी इंजमामियन फैक्ट्री के अंदर लोहे को मोल्ड करके दे दें कि हमारी गाड़ी की छत पे लगने के काबिल हो जाए। उसने सेट सुट करके दे दिया, उन्होंने छत पे लाके डायरेक्ट रखा, बस काम खत्म हो गया। तो अब इंजमाम मुझे बताएं, मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, वो भी मोल्डिंग वगैरह सारी हमने मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन में पढ़ी थी, असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग जो है कि अपने रॉ मटेरियल पे कर रहे हैं या किसी के रॉ मटेरियल पे? किसी के। जैसे दर्जी की दुकान पे यार आप जाते हैं, अपना खरीदा हुआ कपड़ा खरीद के देते हैं, आप उसको अपना खरीदा हुआ कपड़ा देते हैं, तो वो अपने रॉ मटेरियल पे काम कर रहा था या आपके रॉ मटेरियल पे? हमारे। तो इसी तरह फैक्ट्रीज के अंदर भी होता है, दर्जी की मिसाल बेहतरीन है, तो वो भी आपके रॉ मटेरियल आपके दिए हुए कपड़े पे काम कर रहा होता है, और फिनिश गुड्स क्या बना के देता है? जो साथ वाले ने पहनी हुई है, तो वो फिनिश गुड्स बना के देता है। तो इसी तरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी ऐसा होता है, रॉ मटेरियल कोई और खरीदता है, काम कोई और करके देता है। शेल इंक्लूड्स, वो ये तो रेपिटेशन है, ऊपर पड़ा है, हु बाय एनी प्रोसेस असेंबल मिक्स कट डाइल्यूट बॉटल पैकेजेस रीपैकेजेस गुड्स इन एनी अदर मैनर। अच्छा, असाइनी इन बैंकरप्सी एक नाम ये है, दूसरा नाम है लिक्विडेटर। हमने कहा हमें समझ नहीं आई ये दोनों कौन होते हैं। कहते हैं डेफिनेशन मेरी तरफ से, एनी पर्सन हु डिस्पोजेस ऑफ एसेट्स ऑफ मैन्युफैक्चर इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। फिड्यूशियरी कैपेसिटी क्या होती है? लॉ ने लगाई है कैपेसिटी। मुझे बता दें, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा बैंक करप्ट हो जाए? बैंक करप्ट क्या होता है? अब वो हाथ खड़ा कर दे, मैं दिवालिया हो गया, मैं बैंक का लोन वापस। तो जो बंदा ये दावा करे कि मैं बैंक का लोन वापस नहीं कर सकता, उसे क्या कहा जाएगा? उस बंदे का दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया। तो जब बंदा बैंक करप्ट हो जाए, मिसाल के तौर पे रॉयल फैन का ओनर कहते हैं मैं बैंक करप्ट हो गया, तो बैठा ना हो इधर। अच्छा, रॉयल फैन का ओनर कहते हैं मैं बैंक करप्ट हो गया। अब जब वो कहते हैं मैं बैंक करप्ट हो गया, तो क्या ऐसी सूरत के अंदर जो है वो मोहतरम सोच के बताएं कि जैसे ही वो कहेगा मैं बैंक करप्ट हो गया, तो हुकूमत वाले अपना बंदा भेज देते हैं। उस बंदे का नाम होता है लिक्विडेटर या असाइनी, क्योंकि उसे असाइनमेंट दी गई है ना, असाइनमेंट इन बैंकरप्सी, यानी बैंकरप्सी रॉयल फैन की हो गई है, किसी को असाइनी के तौर पे भेजा गया है। मिसाल के तौर पे हुकूमत वाले कुछ शरीफ सा बंदा ढूंढते हैं, और कुछ शरीफ सा बंदा ढूंढ के सकलैन मुश्ताक भाई आप इधर आए यार, आप चले जाएं, आपका काम लिक्विडेशन है या आपका काम है बैंकरप्सी की असाइनमेंट आपको दी गई है। अब इसमें होगा क्या
कि सकलैन मुश्ताक भाई लिक्विडेटर के तौर पे आके बैठ जाएंगे रॉयल फैन के दफ्तर और ओनर को कहेंगे भाईजान आप साइड पे हो जाएं, जरा मेरे साथ ही बैठे नहीं लेकिन आप साइड पे हो जाएं, अब आपके सारे बिजनेस के एसेट्स हम एक एक करके बेचने लगे। क्या लैंड, क्या बिल्डिंग, क्या मशीनें, क्या ये, हत्ता के ओनर कहेगा मुझे भी नहीं, तुम्हें नहीं बेचे। तो ये एक एक करके चीजें बिजनेस की बेचे जाएंगे और एंड पे जो पैसा बचेगा उससे अगर इतना हुआ कि बैंक का उधार वापस कर सके वो कर देंगे, क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, बिजली के बिलों की पेमेंट कर देंगे। तो ये जो बंदा काम करने आता है ये वाला, किसी बिजनेस को वाइंड अप करना जिसे आप कहते हैं या लिक्विडेट करना, तो उसके लिए कोई बंदा हुकूमत की तरफ से आता है तो उस बंदे को क्या कहा जाता है? लिक्विडेटर या असाइनी इन। लेकिन ये बंदा होता कौन है? अगर आपने समझना तो डेफिनेशन उसने आगे खुद ही दे दिया एंड के बाद। ये एनी पर्सन ऐसा बंदा होता है हु डिस्पोजेस ऑफ, जो बेचता है एसेट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। अब इस सकलैन को भी आर्जी तौर पे मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा। पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे क्या शुरू हो जाते हैं ये कौन है, इसको क्यों मैन्युफैक्चरर कहा जा रहा है? और भाई उसको आर्जी तौर पे मैन्युफैक्चरर कहा जा रहा है क्योंकि उसने उसकी सीट संभाली हुई है और उसका काम क्या है? हुकूमत के बिहाफ पे एसेट्स को बेचना और बेच के जिन जिन के पैसे उधार उतारने हैं उनको वापस करना। नीचे चली गई थी कुर्सी, पता ही नहीं चला, पता चला था वैसे। एंड एनी पर्सन हु डिस्पोजेस ऑफ एसेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर इन द कैपेसिटी ऑफ लॉ, लॉ ने उसकी कैपेसिटी ये लगाई है। अच्छा जी, शाहिद अफरीदी भाई ने बात की गोरमे से कि आजाद कश्मीर में गोरमे कोला मेरी तरफ से। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है हम आपको मैन्युफैक्चरिंग राइट दे देते हैं, अब वहां जाके फैक्ट्री खोलें, गोरमे का नाम भी यूज कर लें, गोरमे कोला भी बेचें, कोई मसला नहीं, हमारी तरफ से इजाजत है। अब जरूरी नहीं कि उसने फैक्ट्री खोल भी ली हो और मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दी हो। जैसे ही ये अरेंजमेंट हो गया और उसने जाके लैंड वगैरह ढूंढनी शुरू कर दी, उसी वक्त से शाहिद अफरीदी को कहा जाएगा आजाद कश्मीर में ये मैन्युफैक्चरर है। हाँ शुरू तो नहीं की मैन्युफैक्चरिंग लेकिन काम तो शुरू कर दिया। जैसे किसी की मंगनी होती है आप लोग कहते हैं ये हमारी कैटेगरी से निकल गया बच्चा, तो इसी तरह अभी हुई तो नहीं शादी लेकिन फिर भी आप कहते हैं अब ये हमारे वाला नहीं रहा। पॉइंट सी, एनी पर्सन मिसाल के तौर पे शाहिद भाई, एनी पर्सन हु ओन्स और यूजेस एनी पेटेंट और राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉटल्स, इनके पास राइट आ गया बॉटल्स मैन्युफैक्चर करने का, वेदर और नॉट सच पर्सन सेल्स और डिस्पोजेस ऑफ द बॉटल्स। अभी जरूरी नहीं है कि इसने बेचनी भी शुरू की हो, ये जरूरी नहीं है, वेदर और नॉट ही सेल्स और बॉटल्स। अभी हो सकता है बेचने ना शुरू की हो, क्या वजह ना बेचने की? उसके बिजनेस का स्टार्टअप है अभी तो वो लैंड बिल्डिंग ढूंढेगा, बंदों की हायरिंग करेगा, मशीनें खरीदेगा, फिर बाद में कहीं जाके शुरू करेगा। लेकिन मीनवाइल जितना अरसा वो ये काम करता रहेगा स्टिल उसको क्या कहा जाएगा? चरर। ओके, अच्छा आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे ये कौन होता है मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। और जो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहा हो कभी बोंगी भी मार दिया करें, सही लग जाती है, समझ आ ही रही थी सबको। जो मैन्युफैक्चर आपने कहा काम आ गया, पता नहीं कोई पंजाबी का काम होएगा इन्हों साढ़े नाल। अच्छा मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, तो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कौन है भाई? चीजें बना रहा है और बना के बाहर के मुल्क में बेच रहा है, जैसे सियालकोट के अंदर अक्सर इदारे हैं। मैन्युफैक्चरर्स कम एक्सपोर्टर्स को आने वाले दिनों में बेनिफिट मिलने हैं एक्सपोर्ट सेल की वजह से, और अक्सर ये होगा कि इनको रिफंड मिला करेगा। अक्सर ये होगा कि अगर इन्होंने कहीं से गलती से सेल्स जमा करा भी दिया ना तो इनको क्या मिल जाया करेगा? रिफंड मिला करेगा। तो अगर कोई एक्सपोर्टर रिफंड लेना चाहता है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि फैक्ट्री उसकी अपनी है। अगर किराए की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसे हम रिफंड, हाउएवर फॉर क्लेमिंग रिफंड, रिफंड जैसे इनकम टैक्स में मिलता था ऐसे सेल्स टैक्स में भी रिफंड मिलता है। हाउएवर फॉर क्लेमिंग रिफंड only such person shall be treated as manufacturer come exporter who has his own manufacturing facility। अपनी फैक्ट्री में काम करें या किसी की फैक्ट्री में काम करें? अपनी फैक्ट्री में। चलें जी बस ठीक है, काफी है, एक न्यूमेरिकल सा करें, आ जाए पेज 437 पे। पेज 437 ओके। ये जो सेल्स टैक्स है, ये सेल्स टैक्स एक दो धारी तलवार है। ये इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि साल के एंड पे बिजनेसमैन गया और जाकर पैसे जमा करवा दिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं इस चीज की ताकि बातें आपको याद रहें। तो ये जो सेल्स टैक्स है इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि साल के आखिर में बिजनेसमैन कहता है कि जी मैंने 1 लाख रुपया कमाया है उस पर 0% टैक्स है, या मैंने 10 लाख कमाया उस पर 5% टैक्स है। तो ये इनकम टैक्स की तरह नहीं है, ये सिंगल धारी तलवार नहीं है, ये दो धारी तलवार है। ऐसी तलवार है जिसके दोनों साइड के ऊपर जो है वो बंदा मारा जा सकता है। तो ये सेल्स टैक्स ना परचेज के टाइम पे भी लगता है
और ये सेल्स टैक्स जो है वो सेल्स के टाइम पे भी लगता है, एट द टाइम ऑफ परचेज भी लगता है, एट द टाइम ऑफ सेल्स भी लगता है। अच्छा, वैसे एक बात कर रहा हूं जो कि सेल्स टैक्स से हट के है, मुझे ये बताएं परचेज के टाइम पे आप पैसे पे करते हैं या परचेज के टाइम पे पैसे रिसीव करते हैं? वैसे एक बात, परचेज में चीजें खरीदने जाते हैं, होंडा एटलस कार वाले लोहा खरीदने जाएं, शीशा खरीदने जाएं, तारें खरीदने जाएं और टेप रिकॉर्डर खरीदने जाएं तो पैसे क्या करते हैं? पे। और जब गाड़ी बेचते हैं तो पैसे रिसीव करते हैं। तो इसी तरह सेल्स टैक्स भी इसी तरह है। जब होंडा कार्स वाले इंजन खरीदने जाते हैं, होंडा कार्स वाले जो है वो खरीदने जाते हैं टायर, तो सेल्स टैक्स हैं। हाँ जी, आवाज आ रही? अच्छा, तो सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है। अगर बीच में से वॉइस आपको मिस हुई है, सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है, जो खरीदने के वक्त भी जो है वो चलता है और बेचने के वक्त भी चलता है। अच्छा, वैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं, दोबारा बताएं जरा मुझे, खरीदने के वक्त आप पैसे पे करते हैं, रिसीव करते हैं? पे करते हैं। और चीज बेचने के वक्त पैसे रिसीव करते हैं। सिमिलरली सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स क्या कहता है? सेल्स टैक्स कहता है कि परचेज के वक्त पे किया जाएगा और बेचने के वक्त रिसीव किया जाएगा। कैसे कैसे? होंडा कार्स वाले जब इंजन खरीदेंगे, होंडा कार्स वाले जिस वक्त टायर खरीदेंगे, तो टायर हो सकता है 10,000 रुपए वाले इनको 11,700 में मिले, ऐसा ही है। तो परचेज करने के वक्त टैक्स पे कर रहे होंगे होंडा कार्स वाले दुकानदार को, जो जनरल टायर की दुकान है। और जब गाड़ी बना के बेचेंगे तो सरासिर से सेल्स टैक्स रिसीव करे होंगे। तो बताएं, परचेज के पैसे, सेल्स टैक्स से हट के बात कर रहा हूं, परचेजेस के पैसे, टायरों के पैसे, इंजन के पैसे पे किए जाते हैं और सेल की जाती है जब चीज पैसे रिसीव किए जाते हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स है, परचेज के टाइम पर पे किया जाता है और सेल्स के टाइम पर रिसीव किया जाता है। एक इंपोर्टर है, उसने चीजें परचेज की हैं 200 रुपए की और मैन्युफैक्चरर को कितने की बेचती हैं? 300 की। मैन्युफैक्चरर ने परचेज कितने की हैं? 300 की। और किसको बेच दी है? रिटेलर को। रिटेलर ने परचेज कितने की हैं? 700 की। और बेच कितने की दी है? 900। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने मिसाल के तौर पे कोई पंखे बनाने वाली मोटर इंपोर्ट की, तो मैंने 200 रुपए की मोटर इंपोर्ट की, तो मैंने रॉयल फैन को कितने की बेच दी? क्योंकि रॉयल फैन मैन्युफैक्चरर है। रॉयल फैन ने 300 रुपए की मोटर को पंखे में डाला और पंखा रिटेलर को कितने का बेचा? 700 का। रिटेलर ने कितने का खरीदा? 700 का। और जितने का खरीदा आगे उसने मुझे आपको कितने का बेच दिया? 950 का। अब ये सेल्स टैक्स एक ऐसी चीज है कि जो भी बंदा आएगा सवाल सिनेरियो के अंदर, वो परचेज के टाइम पे पैसे पे कर रहा होगा, सेल्स के टाइम पे पैसे रिसीव कर रहा होगा। ओके, अब आप मुझे बताएं कि हमारी परचेज कितनी है, और बता दें यार परचेज कितनी है इंपोर्टर की। इंपोर्टर की बात कर रहा हूं, पहले किसकी बात करूंगा? फिर अभी मैं इंपोर्टर की बात कर रहा हूं। इंपोर्टर की परचेज कितनी है? ये इसने, इंपोर्टर ने 200 रुपए की चीजें इंपोर्ट की हैं बाहर के मुल्क से, तो बाहर के मुल्क से जब 200 रुपए की चीजें आई पाकिस्तान में, तो इस लॉ को कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स के लॉ का नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट शायद आपने लफ्ज सुना हो कभी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे ही आपने 200 रुपए की चीजें पाकिस्तान में मंगवाई, क्या ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी या नहीं आई है? क्या आपने पाकिस्तान की चीजों के अंदर वैल्यू ऐड कर दी? क्या आपने पाकिस्तान की चीजों के अंदर वैल्यू ऐड कर दी? इसे क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। जिस तरह घर समझे, ऐसे में सेल्स टैक्स की मिसाल नहीं दे रहा, जनरल बात कर रहा हूं। घर है, घर में फ्रिज नहीं था, फ्रिज ले आए, तो घर की चीजों में वैल्यू ऐड होगी। क्या पाकिस्तान में ये 200 रुपए वाली चीजें थी या इंपोर्टर ने मंगवाई? जब इंपोर्टर ने मंगवाई 200 वाली चीजें, तो पाकिस्तान की चीजों में वैल्यू ऐड हो गई। तो ऐसी सूरत में इंपोर्ट स्टेज वाले कहेंगे, कस्टम वाले जो सेल्स टैक्स वाले बंदे हैं, कस्टम वाले बंदे, वो हुकूमत ने बिठाए होते हैं सी पोर्ट के ऊपर, वो कहेंगे हमें इस परचेज पे 17% दो। इसने कहा मैं देता हूं, तो 200 पे 17% कितना बन गया? कैलकुलेटर है साथ वाले का, बाहर निकला हुआ, यूज करते रहे। कितना बन गया रे? 34। ये परचेज के टाइम पे हमने क्या किया? परचेज के टाइम पे हमने क्या किया? पे किया। अच्छा, किसको? हुकूमत को। किसको? हुकूमत को हमने पे कर दिया। ये 200 वाली चीज पाकिस्तान में थी नहीं थी, अब आ गई, तो 200 पे हमने हुकूमत को टैक्स पे कर दिया। अब एक बंदा आया हमारे पास, उसने कहा यार ये चीज तो कमाल है यार, बारिश भी होती है इसमें से यार, तो कमाल है चीज यार, जबरदस्त है यार, कितने की मंगवाई है? इंपोर्टर ने कहा ये नहीं बताऊंगा, कमाल चीज है ना? कहते हैं हाँ कमाल है। तो मैन्युफैक्चरर ने कहा यार ये मुझे बेच दे। कितने की बेचेगा? उन्होंने कहा 300 के लगा देता हूं तुझे, चल जा। अब जब इंपोर्टर बिल बनाएगा, इंपोर्टर इस चीज का बिल बनाएगा, तो कॉस्ट तो उसको अपनी नहीं बताएगा, क्योंकि कॉस्ट तो लोग छुपा के रखते हैं। जैसे लोग अपनी तनख्वाह छुपा के रखते हैं, तो इंपोर्टर अपनी कॉस्ट छुपा के रखता है। अब दुकानदार से पूछते भी हैं कि तुझे ये चीज कितने की खरीदी है? दुकानदार कहते हैं भाईजान आपने लेनी है, लेनी तो जाए। तो इंपोर्टर अब क्या करेगा? इस चीज का बिल बनाएगा। जब इस चीज का बिल बनाएगा, तो इस चीज को कितने की करके बेचने लगे? 300 की। जब 300 की करके बेचने लगे, तो बिल जब बनाएगा तो बिल पे क्या लिखेगा? मोहतरम मैं हूं रिटेलर, मैं हूं इंपोर्टर,
मेरा नाम है मिस्टर एक्स इंपोर्टर। जी भाई आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है रॉयल फैन मैन्युफैक्चरर। अच्छा मोहतरम आप अपना नाम बताएं। जी आपका नाम मैंने लिख लिया। अच्छा आपने कहा मैं ये 300 की बेचने लगा हूं, लेकिन 300 में 17 डालूंगा मैं, इमरान खान ने कहा हुआ है 300 में 17 डालूंगा। तो दुकानों पे इसी तरह होता है, बिल बनते हैं उसमें सिर्फ डाला जाता है। तो 300 पे 17 डाल के उसको कितने की बेच देगा? 351 की। 300 पे 17 डाल के कितने की बेच देगा? 351 की। इसकी सेल प्राइस कितनी है? 300। जोरदारी तलवार है, परचेज पे पे करके आया, सेल पे रिसीव करेगा, सेल पे रिसीव करेगा। उसे कितने रिसीव करेगा? 51। उससे कितने रिसीव करेगा? जब बिल बनाएगा तो बिल पे क्या लिखा होगा? जी मैन्युफैक्चरर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है रॉयल फैन। मोहतरम ये चीज हमने आपको 300 की लगा के दी है, इस पे हम डाल रहे हैं 17% टैक्स। 51 डाल के 351। भाईजान भाई से 351 ले लो, छोटे इधर इसे 351 ले लो। 350 चपेट मारे, 1 रुपया निकालो। जी जी 1 रुपया। चलो 351 दराज में आ जाएंगे। किसकी दराज में आ जाएंगे? अब इंपोर्टर की दराज में 351 आ गए। तो इमरान खान ने कहा इस 351 में 51 क्या है? इस 351 में 51 की टॉपिंग डली हुई है तूने, इसके ऊपर जो है तूने टॉपिंग डाली हुई है। ये किस चीज की टॉपिंग डाली हुई है? इसने कहा जी भाईजान हुकूमत आपके लिए मैंने सेल्स टैक्स लेके रखा हुआ है, दे मुझे। तो बोले हमने किससे रिसीव किया ये 51? किससे रिसीव किया 51? मैन्युफैक्चरर से। लेकिन इमरान खान को हम कहेंगे 34 रुपए माफ कर दे, वो मैं पहले दे आया हूं। इमरान खान कहेगा 17 तो दे दे। ये 17 पेबल टू गवर्नमेंट होगा, पेबल टू गवर्नमेंट होगा, इस तरह पेबल टू गवर्नमेंट होगा। ये 17 मैंने आप हुकूमत को जमा करवाना होगा जिस वक्त मैं ये चीजें बेचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं कितना पे कराया हूं। ये 17 में पता है क्यों जमा करवा रहा हूं? द रीजन इसके मैंने पाकिस्तान के गुड्स में वैल्यू ऐड कर दिया। पाकिस्तान में चीजें कितने रुपए की थी भाई? अब आपकी टेंशन चाहिए मुझे? पाकिस्तान में ये चीजें कितने किस्म की, कितने रुपए की थी? 200 की थी। मैंने कितने की करके बेची? 300 की। जब मैंने 200 वाली चीज पाकिस्तान मंगवाई थी तो वो पाकिस्तान तो थी नहीं। 34 में उस वक्त दे आया था हुकूमत को, ठीक है 34 में उस वक्त दे आया था हुकूमत को। तो 34 मेरी जेब से। अच्छा आप ना आउटफ्लो सोचते रहने, इंपोर्टर की जेब से 34 गया, 34 हुकूमत के खजाने में पहुंच गया इंपोर्ट करते ही। फिर इंपोर्टर के पास कौन आया? मैन्युफैक्चरर ने कहा कितने का लगाएगा? आपने कहा 300 का लगाऊंगा। मैन्युफैक्चरर ने कहा चल बेच दे। आपने मैन्युफैक्चरर से कितना रिसीव किया? 51। जब आपने मैन्युफैक्चरर से 51 रिसीव किया तो 51 रिसीव करते ही इमरान खान ने कहा 51 मुझे दे दे। आपने कहा इसमें से मैं कितना ऑलरेडी तुम्हें दे आया हूं? 34। तो इसको टैक्स क्रेडिट समझ ले, आपको इतना टैक्स माफ हो जाएगा, इतना टैक्स माफ हो जाएगा। और इन द एंड आप पे कितना करेंगे? 17। और इंपोर्टर पे सेल्स टैक्स का बर्डन नहीं पड़ा। सेल्स टैक्स जो है ना, ये बर्डन दुकानदारों पे नहीं डालता, ये बर्डन आ जाके मुझे कंज्यूमर पे पड़ेगा। जब मैं बाजार जाके चीज खरीदूंगा मुझे महंगी मिलेगी। तो माने ना माने इंपोर्टर पे बर्डन पड़ा ही नहीं। इंपोर्टर पे कैसे नहीं बर्डन पड़ा? इंपोर्टर ने 34 रुपए दे दिए थे, फिर नहीं तरतीब से सोचे 34 रुपए किसको दिए थे? कस्टम पोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट के ऊपर 34 रुपए दे दिए थे। फिर 34 रुपए दे दिए सेल्स टैक्स। जब ये चीज आई पाकिस्तान में तो इसने बेची, बेच के बिल में डाल के 300 लिए या 351 लिए? इस 351 में 51 किस मद में लिया? जब 51 सेल्स टैक्स की मद में लिया तो 51 अपनी जेब में डाला, बिल्कुल जेब में डाला। इमरान खान ने कहा यार ये 51 मुझे दे दे। आपने कहा 34 तो पहले ही दे आया हूं। अब 300 वाली चीज पे 351 ही टैक्स, 51 ही टैक्स बनता है। 34 पहले दे आया हूं, बाकी 17 मेरी तरफ से लेने। पेबल टू गवर्नमेंट कितना होगा? तो इंपोर्ट करते हुए चीजें कितना पे किया? 34। अब कितना पे करेंगे? 17। टोटल हुकूमत के पास कितना पहुंच गया? 51। अगले बंदे का जरा सोच लें क्या करना है। कौन किसके पास जाएगा, कौन बिल बना के देगा, कौन किससे पैसे मांगेगा, कौन कहेगा, क्या कहेगा? जरा 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके सोचें। अब चीज किसके पास पड़ी है, किसको बेचेगा कौन? कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना, इस चक्कर में पढ़े कि कौन किसको कितने पैसे देगा और फिर हुकूमत के पास कितने पैसे जाएंगे। सोच लें तो हाथ खड़ा करते रहे। हाथ खड़ा करने का मतलब होगा आपसे पूछा जाएगा ये बात आपको समझ आ गई है या नहीं। 3 हाथ खड़े हुए हैं पूरी क्लास में, बाकी लोग भी हाथ खड़ा करते नहीं पूछा जाएगा। हाथ तो खड़ा कर देना। हाँ वो सारे हाथ खड़े हो गए माशाल्लाह। घबराते क्यों हैं? जो चीज पता है उसको बताने से घबराते क्यों? टीचर तो नहीं घबराते, टीचर नहीं बनना आपने। अच्छा जी भाई आप बता दें, आपने हाथ खड़ा किया था लास्ट में। हाँ जी हाँ पहले यहां तक आप मुझे सॉल्व करवा दो। इसने परचेज के मौके पे कितना पे किया है? पे 51। अभी मैं ये नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिख रहा, बस आपके सामने वैसे ही लिख रहा हूं। तो मुझे बताएं जब ये मैन्युफैक्चरर आएगा तो मैन्युफैक्चरर बिल लेके आएगा, तो बिल अपनी जब ये मैन्युफैक्चरर जो है वो मटेरियल लेके आएगा, मटेरियल आके रखेगा तो बेगम कहेगी ये क्या है? वो कहेगा छोड़ बेगम तेरे काम की चीज नहीं है। ये फिर भी क्या है? इस पे क्या कितना सेल्स टैक्स पे करके आए हो? वो कहेगा मैं इस पे 51 पे करके आया हूं। तो मोहतरम ये तो 51 पे कराया, तो इसकी तो ये परचेज है। बोले परचेज, इसकी तो ये परचेज है। तो परचेज पे कितना पे कराया?
अब इसको टेंशन पड़ी हुई है, मेरा 51 जाया हो गया। मैंने 300 रुपए की चीज खरीदी थी और मुझे कितने की पड़ी, 351 की। अब इसको टेंशन पड़ी हुई है, अब इसको समझ नहीं आ रही कि 51 का बर्डन मैं कैसे शिफ्ट करूं किसी और पे। अब ये इसी टेंशन में पड़ा हुआ है कि 51 की जान मेरे से छूट जाए, मैं किसी पे डाल दूं, जो मर्जी इस पैसे को जो है वो कर ले, लेकिन मैं 51 नहीं। अब ये कस्टमर ढूंढेगा, इसका कस्टमर कौन होगा, रिटेलर। रिटेलर इसके पास आएगा और रिटेलर कहेगा यार जबरदस्त है यार, तूने तो इसको सेटमेंट कर लिया, ये क्या लगाया तूने इसके ऊपर यार, जबरदस्त हो गया यार, साथ साथ मल्टी डायमेंशनल अंदर मार्कर बाय डस्टर, यार खीर हो गई यार, ये कितने की चीज तूने मैन्युफैक्चर करेगा, बड़ी मेहनत करके मैंने ये जोड़ा है इसके साथ, बहुत गोंदे शोंदे पता नहीं कहां से मंगवाई है मैंने, तो ये बड़ी मेहनत करके मैंने जोड़ा है, ये एक नया आइटम आया मार्केट के अंदर, इसमें डस्टर और जो है वो मार्कर इकट्ठा होता है और बैग भी होता है, तो ये जो है बस रीफिल की सहूलत नहीं है इसमें, बाकी माशाल्लाह सारी चीज मेरी जबरदस्त है। तो मैन्युफैक्चर कहेगा ये मैं तुझे लगाता हूं 700 की, ये मैं तुझे लगाता हूं 700 की। अब जब हम बिल बना के देंगे, हम बिल बना के देंगे, हम अगले को बिल बना के देंगे रिटेलर को, तो हम कहेंगे ये चीज में तुझे कितने की दे रहा हूं, 700 की। इमरान खान कहेगा डाल इसमें सेल्स टैक्स, कैलकुलेटर देखें साथ वाले के पास होगा 119। आगे छोड़े टोटल क्या बना, टोटल से हमें क्या कंसर्न। तो अब बोले वैसे मेरी जेब में कितने पैसे आ जाएंगे, 819। इसमें मैंने कितना रिसीव किया, 119। तो मैंने सेल के वक्त कितना परसेंट लगाया, 17%। मेरी सेल वैसे कितनी है, 700 की, तो सेल इंटू 17% क्या है, 119। ये मैं किससे रिसीव करूंगा, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, किससे रिसीव करूंगा, रिटेलर से। जब ये मैं रिटेलर से रिसीव करूंगा तो इमरान खान कहेगा मुझे 119 दे, मैं कहूंगा ऑलरेडी 51 दे चुका हूं, और वो 51 हुकूमत के पास ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, वो इस बंदे ने पहुंचा दिया हुआ था, 34 इधर पहुंचा दिया था, 17 इधर पहुंचा दिया था, ठीक है। तो इमरान खान कहेगा मुझे आप 119 दो, हम कहेंगे नहीं देंगे, कहते हैं दो, हम कहेंगे नहीं देंगे, 51 की हमें छूट दो, 51 का हमें टैक्स क्रेडिट दो, टैक्स माफ करो। तो जब टैक्स माफ किया जाएगा तो इमरान खान को कितना देंगे हम, 68। वैसे ना 68 चेक भी हो सकता है, लेकिन ये पेपर में हम चेक नहीं किया करेंगे। असल में हमने ना पाकिस्तान की चीजों में 400 रुपए की वैल्यू ऐड की है। पाकिस्तान में जो चीज 300 की थी उसको महंगा करके कितने की बेचा है, 700 का। हमारी वैल्यू एडिशन कितनी है, 400। हम 400 पे हुकूमत को टैक्स देंगे, 400 पे जरा लगाएं, 17% कितना आ रहा है, 68। लेकिन ये इस तरह चेक नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा, कभी आप जिंदगी में सुने वैल्यू एडेड टैक्स, तो दुकानदार ने वैल्यू एड की 400 पे, तो 400 पे कितना टैक्स बनता है। अब वो दिया उसने कैसे, 51 पहले दे आया था, 119 उसने रिसीव किया, और रिसीव करके गवर्नमेंट को नहीं दिया, रिसीव करके हुकूमत को कहा मुझे इतना टैक्स छोड़ो, बाकी टैक्स मैं आपको जमा करवा देता हूं। आखिरी मिसाल तो वो कब कर ही लें यार, हद हो गई, अब इतना तो कर ही लें। आखिर में क्या होगा बताएं यार, बोले ना क्या होगा। अब कौन किसके पास जाएगा, अब सर उमैर जाएंगे, सर उमैर कहेंगे यार क्या बला बना दी यार तूने, ये सही तरह जरा इसको जोड़जी जी, वो मैं सही कर देता हूं यार, क्या बला है यार, ये चीज जबरदस्त यार, हीरो की यार, कितने की लगाएगा यार। तो दुकानदार ने कहा 950 की, सर मैंने सर अंसारी को फोन किया, खरीद लो, देखी जाएगी। सर अंसारी ने कहा ठीक है देखी जाएगी, खरीद ले। तो बोले कितने का खरीद लिया कस्टमर ने, 950 या 950, ਤੁਹਾਡੇ होते आपकी पंजाबी में 950 या 950, 950। तो 950 के खरीद लिया हमने। अब बोले कौन बिल बनाएगा, रिटेलर को मोंगी ना मारिएगा, तो सीच पेड़ आनी है, कौन बिल बनाएगा, रिटेलर। किसके लिए, कस्टमर के लिए बिल बना के देगा। उस पे कस्टमर का कभी कभी नाम पूछ लेते, अक्सर नहीं पूछता, वैसे रिटेलर्स वगैरह नाम नहीं पूछते, वैसे अक्सर कम ही पूछते हैं। रिटेलर नाम पूछेगा कस्टमर का, और कस्टमर का नाम पूछ के कहेगा जी बोले भाई आपको हम 950 की चीज लगा रहे हैं, लेकिन कुछ इमरान खान की तरफ से भी होना चाहिए। 161.5 मेहरबानी आपकी, एहसान होगा आपका अपने ऊपर। 4x1.5 तो 1111.5 कस्टमर की जेब से चले गए। इसमें 161.5 कस्टमर ने किस्मत में दिए सेल्स टैक्स की। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं पहले परचेज तक रुकूं तो दुकानदार वैसे मुझे बताएं कितना पे करके आया था, पे 119। ये तो समझ आ रही है ना, 119 पे करके आया था, क्योंकि वो उसकी सेल थी, हमारी परचेज थी। तो जिस वक्त दुकानदार ने परचेज किया होगा मैन्युफैक्चरर से, जब मैन्युफैक्चरर से परचेज करके इस तरह की चीजें लाके दुकान पे रख रहा होगा, तो परचेज के वक्त कितने पे करके आया होगा, 119। अब रिटेलर को ये टेंशन पड़ी है कि 119 का बोझ मैं उतारूं, साई की तरफ देखा कर। अब रिटेलर को ये टेंशन पड़ी है, टेंशन देखें, रिटेलर को ये टेंशन पड़ी है, क्या टेंशन पड़ी है रिटेलर को, मैं 119 का बोझ उतारूं। उसके लिए वो क्या ढूंढेगा, कस्टमर, मैं आप, और मैं आप दुकान पे जाएंगे, और दुकान पे हम कहेंगे हमारी जान भी हाजिर है, ये चीज हमें दे दो। वो कहेगा जान छान रहने दो, आप ऐसा करो टेट्रा 1.5 दे दो, जान बाद में इंशाल्लाह। अब 1111.5
जेब से निकालेंगे और जेब से निकाल के उसको हैंडओवर कर देंगे। और क्या होगा, जैसे ही आप उसको हैंडओवर करेंगे तो दुकानदार ने ये पैसे पे किए हुए थे रिटेलर ने, और ये पैसे माय डियर रिसीव कर लेगा दुकानदार। तो दुकानदार अपनी सेल पे क्या लगाएगा, 17। सर ऐसे ही बता देते, सेल पे 17 और परचेज पे 17 लगाना होता है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं लगे हुए सुबह के। तो बस होता यही है, सेल पे 17 लगाना होता है, परचेज पे 17 लगाना होता है। अच्छा, सेल पे 17 लगा के दुकानदार की पॉकेट में कितने आएंगे, 1100। ओहो, वो तो अन्नी फिगर थी, मुझे नॉन अन्नी बताएं। 161.5। तो 161.5 जो दुकानदार की जेब में आ जाएंगे तो दुकानदार खुश हो जाएगा, मेरा बर्डन सारा उतर गया। इमरान खान कहेगा तूने पे किया था 119 और रिसीव किया 161.5, तो ऐसा कर, तू मुझे टैक्स जमा करवा। अच्छा, इसे ना वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। द रीजन इज कि देखना, इसने 150 रुपए की वैल्यू एड की ना चीजों में, तो जरा चेक करें 150 पे 17% कितना आ रहा है। 150 पे 17%, कोई नहीं चेक कर लें ऑन करके लेटर। 150 पे 17% कितना आ रहा है, 42.5। तो पेबल टू गवर्नमेंट इसकी जेब से कितना होगा, 42.5। अब यार 700, 150 नहीं है ना यार, 250 है यार, 250 है यार, 250 है, 250 है, बोल देना था 250 है। ये कह रहे हैं 150 पे नहीं, तो बोलें 250 है, 250 प्लस बोलें, तो 250 पे 17%। वो हमने जबानी कर लिया था ना, पेपर में भी 700, 950, कभी कभी 150 लिखाते हैं बच्चे का लेटर के बगैर वाले। तो 950, 700 का डिफरेंस 250, 250 पे 17%, 42.5। ये किसी खजाने में पहुंच जाएगा, हुकूमत के खजाने में। यार मुझे बता सकते हैं कि हुकूमत के खजाने में कितने पैसे गए, इंपोर्ट की स्टेज पे कितने गए थे, 30। हुकूमत के खजाने में ना पैसे किस्तों में जाते हैं, इंपोर्ट की स्टेज पे कितने गए थे, 34। फिर इंपोर्टर ने जब वैल्यू ऐड करके सेल की तो कितने गए, 17। हुकूमत के खजाने में किस्तों में पैसे जाते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़े पैसे जमा करवाते हैं। जब मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेचा तो हुकूमत के खजाने में कितने गए, 68। जब रिटेलर ने मुझे आपको बेचा तो हुकूमत के खजाने में 161 नहीं गए भाई, हुकूमत के खजाने में कितने गए, 40 टोटल। तो हुकूमत को बस 161.5 चाहिए था, जो मेरी 950 पे प्राइस बनती है, वो हुकूमत के पास किस्तों में पहुंच गया। मैन्युफैक्चरर ने वैसे इसमें ना 2 दफा रोल प्ले किया है, ऐसी बात करो, मैन्युफैक्चरर ने 2 दफा रोल प्ले किया है। असल में मैन्युफैक्चरर ने 2 दफा वैल्यू एडिशन किया है। एक दफा वो पाकिस्तान लाया, उस वक्त भी वैल्यू एडिशन है, और फिर पाकिस्तान लाके किसी को बेचा, वो भी वैल्यू एडिशन है। लेकिन फिर जो हमारा मैन्युफैक्चरर था उसने एक ही दफा वैल्यू एडिशन की। कैसे, उसने आगे किसको बेच दिया, और रिटेलर ने एक दफा वैल्यू एडिशन की, खरीदी भी चीज किसको बेच दी, कस्टमर। तो इंपोर्टर की तरफ से कितनी दफा टैक्स जा रहा है। बहरहाल इंपोर्टर की टैक्सेशन कोई ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है, इस तरह न्यूमेरिकल्स में की तरह बेस बस हल्की सी बनानी थी, तो इसी को कल रिवाइज करेंगे। इसमें व्हाट्सएप में आपने कोई सवाल नहीं पूछना इसके बारे में, कल क्लास में दोबारा आके मैं इन चीजों को सारा दोबारा करवाऊंगा। इसमें यार कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनसे आपको परेशान नहीं होना। नाम क्या लिखे हुए हैं बोले, मुश्किल मुश्किल से, इनपुट और आउटपुट। अभी छोड़े इंशाल्लाह, इनपुट आउटपुट की कल बात करेंगे। वैसे आपको क्या लगे आउटपुट क्या होता है, सेल इंटू 17%। वैसे कुछ बच्चे रट्टा भी मार लेते हैं, आउट सेल पे चीजें आउट होती हैं, तो इसलिए नाम याद रहे आउट। इनपुट परचेज पे चीजें इन होती हैं, तो ठीक है, ये जिस तरह डेबिट क्रेडिट मुश्किल से लफ्ज थे ना, अब मैकेनिज्म से देखें कितना आसान है, लेकिन डेबिट क्रेडिट की तरह टैक्स वालों ने भी ओए आउटपुट, ओए इनपुट, हमने कहा ये क्या होता है यार, बाद में पता चला सेल इंटू 17%। और इनपुट क्या होता है बोले, परचेज इंटू 17%। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें। चलो क्लास खत्म करो यार, खत्म।